Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of HSPP Swani Center for Excellence. So next topic है फ्रिक्शन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में राउंडिंग ऑफ अ लेवल कर्व्ड रोड। इसका मतलब है कि जब टर्न आता है रोड पर तो उस टर्न की रेडियस को कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे हम जो आर्किटेक्ट होते हैं वहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने रेडियस का कितना बड़ा टर्न बनाया जाएगा और उससे फिर स्पीड लिमिट कैसे डिसाइड होती है वो कैसे यहाँ पे पता चलता है। बेसिकली यहाँ पे स्पीड और रेडियस का डायरेक्ट कनेक्शन हमें ढूंढना है कि कितने रेडियस के सर्कल पर, कितने रेडियस के टर्न पर हम कितनी स्पीड से मूव कर सकते हैं। सो ये एक टर्न है रोड को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। व्हीकल एक मूव कर रहा है आगे की तरफ। इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ कोर्स, इसका वेट नीचे की तरफ mg, और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पर मूव करती है तो उसे बाहर की तरफ एक फोर्स थ्रो करने की कोशिश करता है। दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाने के लिए, ताकि जो बॉडी हमारी कार जो है वो सर्कल से बाहर ना जाए, स्लिप ना करे, इससे बचाने के लिए हमें रोड फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये यहाँ पे कंडीशन है कि जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जब इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा तो बॉडी इजीली टर्न ले पाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, म्यू एन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, mv² अपॉन r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ टर्न, एंड v इज़ द स्पीड ऑफ कार, एंड m इज़ द मास ऑफ कार। सो ओके, ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद n की वैल्यू यहाँ से इक्वल mg के इक्वल है क्लियरली। सो ये हो जाएगा म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r, m से m कैंसिल आउट। सो यहाँ से v² इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू आ गया म्यू आर जी, यानी v लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो जो स्पीड ऑफ कार है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए टू हैव अ टर्न सक्सेसफुली। तो जो मैक्सिमम लिमिट एक कार की हो सकती है जिससे वो टर्न ले सके वो होगी अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है। और ऑल्सो वी नो दैट म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। तो हम इसको म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू v² अपॉन आर जी भी लिख सकते हैं। अब इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में जो ये टॉपिक है उसके आगे 3 टॉपिक और आएंगे। जो भी कर्व की बात हो रही है, रोड की बात हो रही है, साइकिल के बेंड करने की बात हो रही है, और रोड के बैंकिंग की बात हो रही है, हर टाइप के क्वेश्चन में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। तो फॉर्मूले के लिए ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे इन टॉपिक्स पर। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। सेकेंड टॉपिक इसी का सब टॉपिक है। अगर कोई कार ऐसे टर्न पे चल रही है तो उसका स्लाइड करने के अलावा एक ओवर टर्निंग का चांस भी होता है। ओवर टर्न का मतलब वो कार पलट सकती है। तो पलटने से बचने के लिए उसका क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, उसको हमें देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन टू अवॉइड ओवर टर्निंग। और बाय द वे हम यहाँ से इस रिलेशन से काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे कि अगर फ्रिक्शन रोड का ज़्यादा है तो हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा, अगर रेडियस ज़्यादा है टर्न की तो भी हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं, और अगर ग्रेविटी प्लैनेट की ज़्यादा है तो भी हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। ये रिलेशन, ये चीज़ें यहाँ से हमें पता चल रही हैं क्लियरली। सो नेक्स्ट केस में फिर से वही, ये हमारे पास एक कर्व्ड रोड है, टर्न है यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये व्हीकल इज़ मूविंग ऑन दिस रोड। इस व्हीकल की अब कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसका सेंटर ऑफ मास हमें देखना पड़ेगा। ये ओ पॉइंट जो है ये इस व्हीकल का सेंटर ऑफ मास है। सपोज सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जहाँ जो पॉइंट पर सारा मास कंसनट्रेटेड है किसी बॉडी का, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। इसके व्हीकल्स के बीच की डिस्टेंस है सपोज 2x, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास से इसके ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस है h, और इस पर सर्कल से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो हमें पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv² अपॉन r। तो ये सारी कंडीशन है हमारे पास। अब ओवर टर्निंग का मतलब है कि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। अगर रोटेशन ना हो तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट मोमेंट ऑफ फोर्स या नेट टॉर्क शुड बी ज़ीरो। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स या नेट टॉर्क शुड बी ज़ीरो।
और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्लियरली देखना उसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स mv² अपॉन आर है, दूसरा इसका वेट mg जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये दो फोर्सेस दो डायरेक्शन में इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। mv² अपॉन आर इसको सर्कल से बाहर की तरफ ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है और mg से उस ओवरटर्न से बचाने की कोशिश कर रहा है। सो इन दोनों का जो टॉर्क आएगा वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करना चाहिए। सो टॉर्क ड्यू टू mg इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू mv² अपॉन आर, ये कंडीशन इसकी होगी। सो इन दोनों के टॉर्क को देखते हैं क्या आना चाहिए। तो फोर्स तो हमारे पास है क्लियरली, फोर्स यहाँ पे पहले केस में mg है, ये फोर्स हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो mg फोर्स जो है वो y वर्टिकल लग रहा है, तो इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फोर्स से एंड पॉइंट तक की होती है। तो फोर्स यहाँ पर है, यहाँ से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस लेंगे तो ये 2x की हाफ आएगी यानी x, तो ये हो गया mg इंटू एक्स इक्वल्स टू दूसरा फोर्स है mv² अपॉन आर और इसके साथ डिस्टेंस कौन सी आएगी, mv² अपॉन आर हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो इसके साथ वर्टिकल डिस्टेंस आएगी और वर्टिकल डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से है h, तो ये mv² अपॉन आर इंटू एच हो जाएगा। मास से मास कैंसिल आउट, यहाँ से हम v² निकालेंगे, ये आएगा rgx डिवाइडेड बाय h, हैंस v इक्वल्स टू, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इससे कम होगी तो बेटर रहेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो सकती है टू टर्न ऑन अ रोड विदाउट ओवरटर्निंग, तो ये कंडीशन है टू अवॉइड ओवरटर्निंग। यानी यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर रेडियस ज़्यादा है तो हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं, जी की वैल्यू ज़्यादा है तो हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। एक्स अगर ज़्यादा है यानी जो कार का व्हील टू व्हील डिस्टेंस है यानी कार की जो चौड़ाई है अगर वो ज़्यादा है तो भी हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। एच का मतलब है कार की हाइट, तो अगर कार की हाइट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा स्पीड से टर्न नहीं ले सकते। कार की हाइट कम होनी चाहिए, जितनी हाइट कम होगी उतना उसमें ओवर टर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई जो स्पोर्ट्स कार होती हैं वो विड्थ में काफ़ी होती है, उनकी जो व्हील टू व्हील डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होती है और हाइट काफ़ी कम होती है, जिससे वो ओवरटर्न ना करें, टॉपल ना करें और वो कोई एक्सीडेंट में ना हो उनका, इस वजह से ये डिज़ाइन उनकी बनाई जाती है। ओके, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स या ट्रैक्स, जो ट्रेन ट्रैक्स होते हैं वो भी उसके लिए भी सेम है। इस टॉपिक पर भी जो न्यूमेरिकल आएंगे, जो पीछे हमारा फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला इससे ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं। आपने अगर कभी टू व्हीलर चलाया है तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप टर्न लेते हो तो आपको टू व्हीलर को बैंड करना पड़ता है ना। बिना बैंड किए आप टू व्हीलर से टर्न नहीं ले सकते, और जितना ज़्यादा हाई स्पीड से आप टर्न लेना चाहते हो उतना ज़्यादा टू व्हीलर को हमें बैंड करना पड़ता है। तो अब ये चीज़ फोर व्हीलर व्हीकल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, वो ऐसे बैंड नहीं कर सकते, तो उनको सेफली टर्न कराने के लिए हमें रोड्स को बैंड करना पड़ता है, यानी रोड्स को एक एंगल एक स्लोप देना पड़ता है, एक इंक्लाइन बनाना पड़ता है वहाँ पे, और उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं। सिमिलर, और ये सिर्फ टर्न्स पर होता है जहाँ पे टर्न्स आते हैं, तो आप हाईवे पे चेक कर सकते हो, हाईवे पे जहाँ पे भी टर्न्स आते हैं वहाँ पे रोड एक साइड ऊपर एक साइड नीचे होती है, एक एंगल दिया हुआ होता है रोड को। और सेम चीज़ ट्रैक्स के साथ होती है, रेलवे ट्रैक्स के साथ। तो रेलवे ट्रैक्स पे जहाँ पे टर्न आता है वहाँ पे ट्रैक्स ऊपर नीचे होते हैं, अकॉर्डिंग उसके डिसाइड होता है कि कितनी स्पीड से वहाँ से ट्रेन जा सकती है या कितनी स्पीड से कार हाईवे पे जा सकती है टर्न पर। तो ये जो एंगल बनता है उसका डायरेक्ट रिलेशन आता है स्पीड से, और वो रिलेशन वही आएगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, tan थीटा का रिलेशन, ये जो लिखा है मैंने यही सेम आएगा, लेकिन अब इसे हम डेरिवेशन में निकाल के देखना है। ओके, तो इस केस के लिए डायग्राम पहले, तो यहाँ पे ये लेवल रोड है और इससे हमने इतना ऐसे स्लोप दे दिया, ये थीटा स्लोप है, बहुत छोटा होता है, मैंने इसको थोड़ा एग्जेजरेट करके बनाया है। और इसकी जो हाइट आई है यहाँ पे सपोज h है, सो और ये इस पर एक व्हीकल है जो मूव करने की, टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। सो इस पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे, इसका वेट नीचे की तरफ mg, जो कि ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है वेट, तो वेट mg नीचे की तरफ, सो वेट का इधर साइड फैक्टर हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। और mg
वेट का फैक्टर करने की एक्चुअली हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है तो वो इधर लगेगी, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन, ओके हाँ ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन का हम वेट के साइड में एक फैक्टर निकालेंगे, तो उसके लिए ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल थीटा के बराबर ही होगा, आप ज्योमेट्री से देख सकते हो। तो यहाँ पे एन का फैक्टर आएगा इस साइड एन कॉस थीटा, और एक एन का फैक्टर इस साइड आएगा एन साइन थीटा, ठीक है। और फ्रिक्शन लगेगा इस बॉडी पर इस साइड में, क्योंकि इसे बाहर की तरफ क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो बाहर की तरफ इसे एक फोर्स खींच रहा होगा। दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो पहले बता चुका हूँ मैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है। ओके, अब इस एफ की डायरेक्शन भी अलग है, तो इसके भी फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा और ये वाला एंगल दोनों जो है टोटल 90 बनाएंगे, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके फैक्टर हम करेंगे तो एक फोर्स का फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आएगा एफ साइन थीटा, दूसरा फैक्टर एम जी की तरफ आएगा डाउनवर्ड एफ कॉस थीटा। ओके, तो इन सारे फोर्सेस को अगर मैं एक पॉइंट पे शो करूँ तो और अच्छे से शो होंगे। ये पॉइंट मैंने सपोज पी ले लिया, इस पी पॉइंट पे सारे फोर्सेस को शो करते हैं। तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इस तरफ लग रहा है, राइट, और वेट इसका एम जी इस तरफ, साथ में फ्रिक्शन फोर्स का फैक्टर एफ कॉस थीटा इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन का फैक्टर एन कॉस थीटा इस तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन का एक फैक्टर एन साइन थीटा इस तरफ, साथ में ही फ्रिक्शन फोर्स का फैक्टर एफ साइन थीटा, सॉरी एफ कॉस थीटा। ओके, एक मिस्टेक हो गई, नहीं ये मिस्टेक हो गई, ये एंगल थीटा है एक्चुअली। तो ये एफ कॉस थीटा आएगा और ये एफ साइन थीटा आएगा। सो यहाँ पे ये एफ साइन थीटा है और ये एफ कॉस थीटा है, ठीक है। ये सारे फोर्सेस हमारे पास होंगे। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं। सो यहाँ से एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस स्मॉल एफ कॉस थीटा है। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो हम यहाँ पर क्लियरली लगा देते हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। और आर यहाँ पे रेडियस ऑफ टर्न है, वो ऑब्वियस है पहले की तरह, रेडियस ऑफ टर्न। वी यहाँ पे स्पीड ऑफ कार है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल देता हूँ। हाँ, और एफ़ का फॉर्मूला हमें पता है म्यू इंटू एन होता है, एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। सो ये प्लेस कर देते हैं हर जगह पे। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। और दूसरे में आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब थर्ड इक्वेशन से हम एन की वैल्यू निकालते हैं और उसको हम थर्ड इक्वेशन से एन की वैल्यू निकाल के फोर्थ इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। सो थर्ड इक्वेशन से एन की वैल्यू आएगी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, हैंस एन इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये एन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस कर देते हैं। सो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन कॉमन ले लिया यहाँ से, एन कॉमन लेके ये हो जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ऊपर बचा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यहाँ पे एम से एम कैंसिल आउट, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब ऊपर नीचे दोनों से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। सो यहाँ से वी की इक्वेशन आ गई, वी मैक्स लिमिट जो आएगी इसकी वो
अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये वी मैक्स की लिमिट आ जाएगी। ये हमें यहाँ पे निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। इतनी मैक्सिमम लिमिट से टर्न ले सकती है किसी बैंकिंग रोड पर कोई भी कार। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि वी आर अगर ज़्यादा है, रेडियस ऑफ टर्न ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं पहले की तरफ है। और जी अगर ज़्यादा है तो भी हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। अगर म्यू ज़्यादा है तो भी हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं, यानी फ्रिक्शन ज़्यादा है तो भी हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले पाएंगे। ओके और हाँ, थीटा भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, तो अगर थीटा ज़्यादा है तब भी हम ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस फर्स्ट है, अगर रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो तो क्या होगा। इफ़ म्यू इज़ ज़ीरो या वेरी नियर टू ज़ीरो, तो उस केस में क्या आंसर आएगा वो चेक करते हैं। उस केस में v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ज़ीरो, यानी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, यानी यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे स्पेशल केस में आ रहा है और ये सबसे कॉमन फॉर्मूला है जो यूज़ होता है। ओके, सेकंड सिनेरियो में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वो इंक्लाइन ये था जिसमें एच ई हाइट थी, थीटा ये था, और जो रोड की डिस्टेंस है वो सपोज़ ये बी है, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एच अपॉन बेस होगा अंडर रूट पाइथागोरस से बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और टेन थीटा हमने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ वी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल आया हुआ है। तो अगर हाइट का रिलेशन पूछा जाता है तो हम यहाँ से हाइट का रिलेशन भी देख सकते हैं क्लियरली। और इसमें भी एक और कंडीशन है, जो थीटा होता है वो जनरली बहुत छोटा होता है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल यानी टेंस टू ज़ीरो। तो उस केस में एच स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एच स्क्वायर को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है इंक्लाइन की हाइट का और रोड की लेंथ का बाकी स्पीड वगैरह के साथ। तो यहाँ से हमारे पास एक क्लियर रिलेशन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। तो ये तो हमने फोर व्हीलर की बात करी कि उसके लिए हमें रोड को बेंड करना पड़ता है। जो टू व्हीलर्स होते हैं वो आसानी से बेंड कर सकते हैं, तो उनको इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना बेंड करना पड़ता है टू व्हीलर को, हमें वो देखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट या एनी टू व्हीलर, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट और एनी टू व्हीलर। ओके, तो इसके लिए पहले डायग्राम देखते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक रोड का सेक्शन दिया है, ये रोड का पार्ट है, और यहाँ पर ये एक टू व्हीलर है जिसका मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लेता हूँ। पूरा डायग्राम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और इस सेंटर ऑफ मास पे हम सारे फोर्सेस देख लेते हैं। तो एक तो इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये पॉइंट जो है वो साइकिल प्लस बाइसिकलिस्ट जो दोनों का सेंटर ऑफ मास है, ये ओ पॉइंट है। और ठीक है, ये mg फोर्स हो गया। कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्शन फोर्स लगता है, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस तरफ है, तो नॉर्मल एक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, ये एन की डायरेक्शन हो गई। सो यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर से थीटा बेंड किया तो उसमें ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इस साइड फैक्टर आएगा एन साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा FCF। तो इनको बैलेंस आउट कर देते हैं। यहाँ से एन कॉस थीटा इक्वल्स टू mg इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा एन साइन थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द टर्न। सेकेंड इक्वेशन दोनों का डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1। सो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। सो m से m कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यही सेम फॉर्मूला देखो पहले भी आ रहा था, दोबारा से यही फॉर्मूला आ गया। तो जैसे मैंने बोला था, इसी फॉर्मूले पे और इक्वल्स टू अगर म्यू कर दो तो 90% इन चारों टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं, बेंडिंग का हो चाहे बैंकिंग ऑफ रोड का हो, सारे क्वेश्चन इससे जनरली सॉल्व हो जाते हैं।
तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे फिनिश है। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट बोर्ड का टॉपिक करते हैं, बोर्ड और एनसीईआरटी सिलेबस का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके। तो सर्कुलर मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखने वाले हैं। इसका मतलब है कि हमने कोई स्टोन लिया, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक स्टोन लिया, उसको एक थ्रेड से कनेक्ट किया, ये वो स्टोन है, और इसको हम वर्टिकली एक सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं। ऐसे इसको हाथ में पकड़े हम वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं। तो ये ग्राउंड लेवल है सपोज़, और इसको हमने इस पाथ पे सर्कुलर पाथ पे घुमाया। तो जो लेंथ है वायर की जिससे हमने स्टोन को टच किया है, और सॉरी स्टोन को कनेक्ट किया है, वो इसकी रेडियस हो जाएगी सर्कल की। तो सर्कल का सेंटर है सपोज़ O, और इसकी रेडियस है R। तो ये लोएस्ट पॉइंट होगा इसका, और ये मिड पॉइंट होगा, और ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास वो वर्टिकल सर्कुलर पाथ है। इसमें कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। रैंडम पॉइंट P पर पार्टिकल है यहाँ पे, और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो P पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो टेंजेंशियल इस तरफ होगी। तो इसे मीट करा देते हैं सेंटर से, रेडियस ये भी रेडियस के बराबर होगा। अब इस P पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इस पार्टिकल का वेट होगा mg नीचे की तरफ, ठीक है। और ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो mg का एक फैक्टर इस साइड आएगा, mg cos थीटा, और एक फैक्टर mg का इस साइड आएगा, mg sin थीटा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो वायर है इसमें टेंशन काम कर रही होगी T, तो एक टेंशन T इस तरफ लग रही है। उसके अलावा क्योंकि हर सर्कुलर पाथ पे एक फोर्स बाहर की तरफ हमें पुल करता है, सेंटर से बाहर की तरफ, तो वो फोर्स भी यहाँ पे होगा, विच इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे P पॉइंट पे फोर्सेस को आप बैलेंस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है mv²/r, राइट, ओके। और ये P पॉइंट के लिए हमने निकाला है, तो इसको मैं TP और वेलोसिटी को VP बोल देता हूँ, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। इक्वेशन नंबर 1, मास चेंज नहीं होगा, थीटा चेंज होता जाएगा, तो थीटा को भी मैं थीटा P लिख देता हूँ, और रेडियस चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसमें एक स्पेशल केस लेना है हमें, एंड दैट स्पेशल केस इज for the condition in which the circle is just being completed. The circle is just being completed. The tension at highest point should be zero. ओके, तो हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि हम सिर्फ इतना एफर्ट लगा रहे हैं ताकि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा रहे, एनर्जी नहीं लगा रहे। तो उस केस में हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन ज़ीरो होगी मिनिमम एफर्ट के लिए। तो हमें हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन पता चल गई ज़ीरो है, और हमें करना यहाँ पे यही है कि हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंशन और वेलोसिटीज़ पता करनी है। सो हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन हमें पता चल गई ऑलरेडी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम हाईएस्ट पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं, कन्वर्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फॉर हाईएस्ट पॉइंट। सो ये हो जाएगा T हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू mg cos थीटा ऑफ हाईएस्ट पॉइंट प्लस mv हाईएस्ट पॉइंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ओके। अब यहाँ पे TH तो ऑलरेडी ज़ीरो है, हमने देख लिया है। mg cos थीटा h कितना होगा, तो थीटा एंगल आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल के साथ बन रहा है। तो इस लाइन को आप पूरा हाईएस्ट पॉइंट से मिलाओगे तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा h है यहाँ पे 180 डिग्री प्लस mvh स्क्वायर डिवाइड बाय r, ओके। और cos 180 की वैल्यू -1 होती है एज वी नो। सो ये यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस mg प्लस mvh स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो वहाँ से vh स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा rg, हैंस vh इक्वल्स टू अंडर रूट rg।
√RJ। और ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमने मिनिमम एनर्जी का केस लिया है। तो ये VH की मिनिमम वैल्यू है, तो VH की जो जनरल वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √RG होगी, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली TH की भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। जो हमने पर्टिकुलर केस लिया है उसके लिए वो TH 0 है। ओके, ये हो गया। अब बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी हमें ये सेम करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इससे। सो हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है, जो कि अगले चैप्टर का कंसेप्ट है लेकिन सिंपल है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, conservation of mechanical energy. So it means basically that total mechanical energy for an isolated system is always conserved, और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें दो पॉइंट्स के बीच में लगाना होगा। एक पॉइंट P फिक्स है, वो लेना ही लेना है, और दूसरा पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, सपोज हम L ले लेते हैं। सो बिटवीन पॉइंट्स P एंड L, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट L। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हैंस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट L प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट L। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, होता है ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाली लगेगी, जिसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू mgh। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे जो अभी तक चैप्टर्स में नहीं आए थे, आगे वाले चैप्टर के हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ बस। फॉर्मूले ये आगे वाले चैप्टर में आ जाएंगे, हमारे पास सिलेबस में आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा ½ mvp², वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट, प्लस mg पोटेंशियल एनर्जी हाइट ऑफ P पॉइंट, वो हमें देखना है अभी कितनी होगी। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ L पॉइंट, यानी ½ mvl² प्लस mg हाइट ऑफ L पॉइंट। ओके, तो हमें हाइट यहाँ पे देखना है पहले। ओके, नो, एक मिस्टेक है, हमें इसे हाईएस्ट पॉइंट के लिए लगाना होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है। इसे हाईएस्ट पॉइंट के लिए लगाते हैं। ओके, तो ये h ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें हाइट देखनी है P पॉइंट की और हाईएस्ट पॉइंट की। तो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट तो इजी है, ये डायमीटर के बराबर है, यानी 2r के बराबर है। तो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट आ गई 2r। अब हमें P पॉइंट की हाइट चाहिए, तो P पॉइंट की हाइट जो है वो इस लेंथ के बराबर है। तो इसके लिए हम जो ये दूसरा ट्रायंगल बचा हुआ है, जिसको मैं ये ब्राउन कलर से शो कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल को आप लेके अगर ये साइड निकालो तो ये आएगी r cos थीटा, और ये टोटल साइड है r, तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा r1 माइनस cos थीटा। तो हमारे पास P पॉइंट की हाइट आ जाएगी r1 माइनस cos थीटा। ओके, सो अब इन हाइट्स की वैल्यू लगा देते हैं, और इसके अलावा VH की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो आई थी √RG। ये VH की मिनिमम वैल्यू √RG। इन सारी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा ½ mvp² प्लस mg HP की वैल्यू r1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 m VH की वैल्यू RG, अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी RG प्लस mg HH की वैल्यू है 2r। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसे। सो अब आया अपने पास ½ mvp² और प्लस mgr1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2mgr प्लस 1/2 mgr। सो m तो सब में कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा अपने पास vp²/2 इक्वल्स टू, ये हो गया 5/2 gr माइनस gr1 माइनस cos थीटा। यहाँ से कॉमन आया gr, अंदर बचा 5/2 माइनस 1 और प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा gr,
3/2 प्लस कॉस थीटा। तो वी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2GR 3/2 प्लस कॉस थीटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा GR 3 + 2 कॉस थीटा। हैंस वी पी इक्वल्स टू अंडर रूट GR 3 + 2 कॉस थीटा। ये हमारे पास वी पी की वैल्यू आ गई और ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा पी होगा। सो ये वी पी की वैल्यू और ये ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू है, यानी वी पी की हम जनरल वैल्यू लिखेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस वैल्यू 3 + 2 कॉस थीटा पी। थीटा पी का मतलब है पी पॉइंट का एंगल। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू लगानी है और उससे हमारे पास सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए तो हमने जो वेलोसिटी है और टेंशन है वो निकाल ली थी, और बाकी पॉइंट्स के लिए अब निकाल के देखते हैं। चलो पहले हाईएस्ट पॉइंट के लिए भी एक बार दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं सही आंसर आ रहा है या नहीं। सो फॉर हाईएस्ट पॉइंट एज वी शो कि थीटा हाईएस्ट पॉइंट है 180 डिग्री और वो हम यहाँ पे लगाएंगे तो वी हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट GR 3 + 2 कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, सो ये हो जाएगा अंडर रूट GR 3 - 2 यानी अंडर रूट GR। तो VH की वैल्यू अंडर रूट GR आ जाएगी जो पहले भी आ रही थी, यानी वैल्यू करेक्ट है। अब इसके बाद टेंशन निकालने के लिए हाईएस्ट पॉइंट की हमें टेंशन की जो इक्वेशन आई थी, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी वेलोसिटी और थीटा की इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले हाईएस्ट पॉइंट के लिए लिखते हैं। ये हो जाएगी टेंशन एट H इक्वल्स टू mvh² डिवाइडेड बाई R प्लस mv² डिवाइडेड बाई R प्लस mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा h। ओके, इसको प्लेस करते हैं। सो इससे आएगा अपने पास TH इक्वल्स टू mvh² की वैल्यू GR mgr डिवाइडेड बाई R प्लस mg cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, ये R से R कैंसिल आउट, तो ये हो गया mg - mg हैंस 0। तो TH आ गया 0 जो कि पहले भी आ रहा था, यानी ये भी करेक्ट आंसर है। तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा फिनिश हो गया और P पॉइंट हमारा फिनिश हो गया। P पॉइंट के लिए हमने VP ये निकाला हुआ है और TP हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला हुआ था। तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट। तो फॉर लोएस्ट पॉइंट L, ये था हाईएस्ट पॉइंट H। तो लोएस्ट पॉइंट के लिए एंगल क्या है देखते हैं। लोएस्ट पॉइंट के लिए एंगल है, अब P पॉइंट को आप लोएस्ट पॉइंट पे लेके आओगे तो थीटा जो यहाँ पे एंगल दिख रहा है हमें वो हो जाएगा 0, यानी लोएस्ट पॉइंट का एंगल है 0। तो लोएस्ट पॉइंट के लिए एंगल इज़ 0। अब इस एंगल की वैल्यू को हम लगा देते हैं ये VP की इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ से VP इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट GR 3 + 2 cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5GR VP की वैल्यू, और ये ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू है तो एक्चुअल वैल्यू होगी VP ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5GR। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब हमें P पॉइंट ये P पॉइंट लिखा है मैंने, ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 5GR मिनिमम। अब लोएस्ट पॉइंट के लिए टेंशन निकालनी है, तो टेंशन लोएस्ट पॉइंट के लिए, इसके लिए हमें ये VL की वैल्यू और थीटा L की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में लगानी पड़ेगी। सो TL इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगा mvl² डिवाइडेड बाई R प्लस mg cos थीटा L। सो यहाँ से TL इक्वल्स टू mvl² की वैल्यू 5GR डिवाइडेड बाई R प्लस mg cos 0। R से R कैंसिल आउट, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 5mg प्लस mg यानी 6mg। तो TL की मिनिमम वैल्यू हो गई 6mg। ये मिनिमम वैल्यू TL के लिए, यानी एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6mg होगी। ये इक्वेशन नंबर 6। तो अब हमारे पास एक ही पॉइंट बचता है मिड पॉइंट M। सो फॉर मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट M मिड पॉइंट M के लिए थीटा M कितना होगा ये हमें देखना है।
तो उसके लिए डायग्राम दोबारा देखते हैं। डायग्राम में थीटा एम ये मिड पॉइंट है, इसके लिए यहाँ पे करेंगे हम, तो ये पूरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी 90 डिग्री का एंगल आएगा। थीटा एम इज़ 90 डिग्री, थीटा एम इज़ 90 डिग्री। अब इस थीटा एम की वैल्यू को पहले हम इक्वेशन नंबर 4 में लगाते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। सो इससे आएगा वी एम इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर 3 + 2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसका मतलब वी एम हमारे पास आया अंडर रूट 3GR। वी एम की वैल्यू अंडर रूट 3GR विच इज़ द मिनिमम वैल्यू फॉर वी एम, हैंस वी एम की जनरल वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 3GR। ये वी एम की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब इससे हम टेंशन एम पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो टेंशन एम पॉइंट के लिए ये सारी वैल्यूज़ हमें इक्वेशन नंबर 1 में लगानी होंगी, यानी थीटा एम की वैल्यू और वी एम की वैल्यू। सो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आ जाएगा टी एम इक्वल्स टू एम वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा एम। सो एम वी एम स्क्वायर है 3GR डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा एम है 90 डिग्री, तो ये फंक्शन हो गया 0, आर से आर कैंसिल आउट, तो टी एम इक्वल्स टू आ गया 3mg। और ये ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू है टेंशन की मिड पॉइंट पर, तो एक्चुअल वैल्यू मिड पॉइंट पर हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3mg। ये इक्वेशन नंबर 8। तो हमारे पास सारे आंसर्स इसके आ गए हैं। हर पॉइंट के लिए हमने टेंशन और वेलोसिटीज़ निकाल दी हैं, एक एक करके इनको सबको लिख देते हैं सारे रिजल्ट इसके। सो हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी आई हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट GR। टेंशन आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वल वाली जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है। ओके, दूसरा इसके बाद एट लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है H, लोएस्ट पॉइंट है L। तो लोएस्ट पॉइंट के लिए रिजल्ट आया था VL ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 5GR, और टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6mg। एट मिड पॉइंट M हमारे पास आंसर आया VM ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 3GR, और टेंशन एट मिड पॉइंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3mg। और लास्ट एट पॉइंट P, एट एनी रैंडम पॉइंट P, इसके लिए हमारे पास V आया था, V इक्वल्स टू अंडर रूट GR ग्रेटर देन इक्वल्स टू VP ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर GR 3 + 2 cos थीटा P, जिसे हम थीटा कोई भी वैल्यू दी हो वहाँ से लगा के हम इसे निकाल सकते हैं। और टेंशन आया P पॉइंट पर MVP स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस MG cos थीटा P। तो ये हमारे इस डेरिवेशन के सारे आंसर्स हो गए। ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा बोर्ड के पैटर्न से कंप्लीट हो चुका है।